नमस्कार दोस्तों, अल्फा सक्सेस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं भैरव सिंह चारण राजस्थान की कला संस्कृति में आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति में हम लोग राजस्थान के आधुनिक साहित्यकारों पर आज हम चर्चा करेंगे। जो अपने राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार थे, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ कौन कौन सी थी, उनकी रचनाएँ कौन कौन सी थी, उन सभी साहित्यकारों में जो मुख्य मुख्य साहित्यकार हैं, इन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आधुनिक साहित्यकारों की अगर हम बात करें तो आधुनिक साहित्यकारों में जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है, जिन्हें हम लोग राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, जिन्हें हम लोग राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं, वो है कर्नल जेम्स टोड। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग राजस्थान के लोग हैं और हमारे राजस्थान के इतिहास के जनक एक विदेशी नागरिक हैं, एक ऐसे चटपटे इतिहासकार जिन्होंने अनगिनत ग्रंथियाँ अपने पुस्तक में लिखी, लेकिन फिर भी हम उनको बड़े चाव से पढ़ते हैं। उनको हम लोग राजस्थान के इतिहास के गॉड कहते हैं, जनक कहते हैं, पितामह कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी है, एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। तो कर्नल जेम्स टोड सबसे पहले हम राजस्थान के आधुनिक साहित्यकारों में पढ़ेंगे। कर्नल जेम्स टोड, इनका सामान्य परिचय मैं आपको बता देता हूं। कर्नल जेम्स टोड जो है, इनका जन्म हुआ था इंग्लिस्टन नामक स्थान पर। इंग्लिस्टन, आयरलैंड के पास में एक कस्बा है इंग्लिस्टन। इस स्थान पर कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था, ठीक है। शुरुआत में एक साधारण ये बाबू थे, कलरक थे, एलडीसी थे, ठीक है। और शुरुआत में ये आते हैं भारत, ग्वालियर में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। यहां ये ग्वालियर में एक साधारण एलडीसी बनकर के, एक बाबू बनकर के, कलरक बनकर के आते हैं, ठीक है। तो ग्वालियर के जो सिंधिया थे, यहाँ इनके पास में रहते हैं। उसी समय अंग्रेजों द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सहायक संधियां शुरू की गई थी रियासतों के साथ में। सहायक संधियां लगभग राजस्थान में सहायक संधियां आप लोगों ने देखी होगी। 1818 में अलग अलग रियासतों ने, तमाम जो शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ में ये संधि कर ली थी, ठीक है। मराठों से बचने के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से ये संधि कर ली थी एक तरह से, ठीक है। लेकिन मेवाड़ के महाराणा, जब ये सहायक संधि अभियान चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उस समय मेवाड़ के महाराणा थे भीम सिंह जी। और ये भीम सिंह जी कभी भी अंग्रेजों से संधि करने के लिए राजी नहीं हुए, ठीक है। तो भीम सिंह जी को समझाने के लिए ये जाते हैं कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड जैसे भीम सिंह जी को समझाने के लिए जाते थे, ये बड़े प्यार से भीम सिंह जी को कहते हैं कि हुकुम आप मान लो, है ना, हम आपके हितैषी हैं, हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो भीम सिंह जी को मीठी मीठी बातों में ये बिल्कुल अपना कर देते हैं। तो भीम सिंह जी को लगा कि यार ये आदमी तो ढंग का है, काम का है, ठीक है। तो भीम सिंह जी ने कहा कि मैं संधि तो कर लूँगा, लेकिन संधि की एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम ही मेरे पास में पॉलिटिकल एजेंट बनकर के आओगे। अगर तुम ही मेरे पास में पॉलिटिकल एजेंट बनकर के आते हो, तभी मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि करता हूँ। तो कंपनी ने फिर इनको पॉलिटिकल एजेंट बना करके भेजा, और ये पॉलिटिकल एजेंट बनकर के आते हैं मेवाड़। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी के दरबार में पॉलिटिकल एजेंट बनकर के आते हैं, ठीक है। और फिर यहीं पर भीम सिंह जी के पास में रहते हैं। राजस्थान की संस्कृति से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए ये कि यहीं राजस्थानी संस्कृति में, राजस्थानी वेशभूषा में ये रहने लगे। राजपूतों की भांति लंबी लंबी मूछें, कलमें, और राजपूतों की भांति हंटर शर्ट पहनना, ये सारी चीज़ें कर्नल जेम्स टोड करने लगे। अंग्रेजों को लगा कि यार ये राजपूतों का हितैषी है कि हमारा हितैषी है, ठीक है। तो अंततः फिर इनको पद से हटाना पड़ा। ये स्वेच्छा से त्याग पत्र भी देते हैं, ठीक है। ये दारू के बड़े शौकीन थे, रजवाड़ी शराब के बड़े दारू, है ना। महाराजा मेनसर, महारानी मेनसर जो आती है ना आजकल, जो शाही रेलगाड़ियों में परोसी जाती है, इस शराब के बड़े शौकीन थे। दारू पीकर के शाम के समय ये इतिहास लिखना शुरू करते थे। अब जो आदमी शराब पीकर के इतिहास लिखेगा तो वो क्या सच्चाइयाँ लिखेगा क्या? वो तो
तारीफें लिखेगा, फालतू की बढ़ा चढ़ा करके लिखेगा, अतिशयोक्ति लिखेगा, तो कर्नल जेम्स टोड के इतिहास में ही सारा चटपटा इतिहासकार, इन्हें चटपटे इतिहासकार के रूप में हम मान सकते हैं। इनकी कई गलतियां हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या ऐसी गलतियां लिखी जिसकी वजह से राजस्थान के इतिहास में इन्होंने बहुत सारी त्रुटियां जो अपनी किताब में लिखी। चलिए इनके साहित्य पर चर्चा कर लेते हैं। एक साहित्यकार के रूप में इनकी भूमिका देखते हैं कर्नल जेम्स टोड की। इनके गुरु जो थे ये इनसे भी बढ़कर के थे। इनके गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद। यति ज्ञानचंद जैन साहित्यकार थे और कर्नल जेम्स टोड की गलतियों का कहीं ना कहीं ये भी कारण है। ठीक है, ये दोनों साथ साथ घूमते रहते थे और इतिहास लेखन का कार्य करते थे। राजस्थान को जानने का बड़ा शौक था कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा, इसलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का जनक, इन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं। अच्छा, ये अपने साथ में घोड़ा लेकर के जाते थे और सब जगह जाकर के घूम घूम करके इतिहास के बारे में सर्वे करते थे, इसलिए लोगों ने इनको घोड़े वाले बाबा कहकर के संबोधित किया। घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, ये नाम भी लोगों ने इनको दे दिया। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी ये लोकप्रिय हुए। ठीक है, गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र था। ठीक है, इन्होंने इतिहास लेखन में जो कार्य किया, इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है, अगली स्लाइड ले लेते हैं पुस्तकों के लिए। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी पुस्तकें कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई, तो इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहली है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के दो खंड हैं, दो वॉल्यूम है। इसका जो दूसरा खंड है वो कहलाता है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये इनकी रचना का दूसरा खंड है। ठीक है, दो वॉल्यूम है। एक शुरुआत में 1829 में प्रकाशित हुई और उसके बाद में दूसरी इसके 3 साल बाद में यानी 1832 में प्रकाशित हुई। इनकी जो दूसरी रचना है वो है पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा, ये कर्नल जेम्स टोड की दूसरी रचना है। ठीक है, तो ये कर्नल जेम्स टोड की मुख्य साहित्यिक रचना, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग, रायथान शब्द का प्रयोग, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, इन तीनों ही शब्दों का पहली बार प्रयोग सन 1829 में जिस विद्वान ने किया वो विद्वान थे कर्नल जेम्स टोड। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अच्छा, इन पे थोड़ी सी मैं इनकी जानकारी बता देता हूँ। इनको इतना गलत क्यों बताया गया? इनका जो हिंदी अर्थ किया गया था इन पुस्तकों का वो किया था इतिहासकार हीराचंद ओझा जी ने, और इनकी त्रुटियों को सही करने का श्रेय भी ओझा जी को ही दिया जाता है। ठीक है, ये जब इतिहास लिख रहे थे तो मेवाड़ में बैठ करके लिख रहे थे, ये किताब लिख रहे थे एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसकी जो पहली वॉल्यूम है, इस पहली वॉल्यूम में इन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखा है और इसकी सेकंड वॉल्यूम जो है उसमें बाकी राजस्थान का इतिहास लिखा। एक किताब तो उन्होंने पूरे मेवाड़ से ही संबंधित लिख दी। ठीक है, लेकिन मेवाड़ के लोगों को दिखाया नहीं, मेवाड़ के महाराणा को दिखाया नहीं, हमेशा ये लिखते रहते थे। ठीक है, जब ये वापस जाते हैं इंग्लैंड
तो अत्यधिक यहाँ पर राजपूतों के हितैषी होने के कारण, राजपूतों की संस्कृति में घुल मिल जाने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको नोटिस भेजा कि भाई साहब आप अंग्रेजों के हितैषी हो, राजपूतों के हितैषी हो, आपको हटाएं या स्वेच्छा से चले जाओगे। तो इन्होंने स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया। और जब ये गए तो जो जहाज लेकर के गए उनमें बहुत सारे शिलालेख, अभिलेख, ये किताबें सब भर करके ले गए। मानमोरी का शिलालेख ये लेकर के गए हैं। और बीच रास्ते में जहाज़ जो था वो ओवरलोड हो गया, डूबने लग गया। तो जहाज़ का ड्राइवर जो है वो बोलता है कि भाई साहब आप कूदोगे या शिलालेख को फेंकोगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, शिलालेख को ही फेंक देते हैं, नहीं तो मरेंगे, है ना। तो एक शिलालेख के बीच में समुद्र में ही फेंक के चले गए। ठीक है, हालांकि उस शिलालेख की जानकारी इन्होंने अपनी किताब में लिखी है। ठीक है, तो ऐसे कवि थे, ऐसे साहित्यकार थे कर्नल जेम्स टोड। मेवाड़ के महाराणा को कभी नहीं बताया कि मैं क्या लिख रहा हूँ। हमेशा वो पूछते थे मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी के क्या लिख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं, ये जब किताब छप जाए तो उसके बाद ही देख लेना। क्योंकि इन्होंने पहली पंक्ति में ये लिख दिया, इन्होंने मेवाड़ के इतिहास में मेवाड़ के गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में लिखा कि आप तो विदेशी हो। राजपूतों की उत्पत्ति में विदेशी मत दिया है कर्नल जेम्स टोड ने। अब भीम सिंह जी के सामने ये लिखे कि आप विदेशी हो, विदेशियों की संतान हो, तो इसका माथा नहीं काट लेते हो, इसलिए कभी भीम सिंह जी को दिखाया। लेकिन राजस्थान की तारीफ इन्होंने बड़ी की है। इन्होंने अपनी किताब की शुरुआत में ये लिखा है कि राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हर जगह पर लियोनाइडिस जैसा योद्धा, पग पग पर लियोनाइडिस जैसा योद्धा पैदा हुआ है। लियोनाइडिस जो यूरोप का महान योद्धा हुआ, उस लियोनाइडिस योद्धा से तुलना की गई है कि यहाँ तो हर पग पग पर जो है लियोनाइडिस जैसा योद्धा पैदा हुआ है। और यहाँ के हर गांव में थर्मोपोली जैसी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। थर्मोपोली यूरोप का बड़ा प्रासंगिक युद्ध है, बड़ा ऐतिहासिक युद्ध है। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड ने ही राजस्थान की तारीफ की है। ठीक है, जब ये पुस्तक प्रकाशित करते हैं तो पुस्तक का दूसरा भाग और दूसरी जो किताब है इनके मरने के बाद में प्रकाशित होती है, ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, कई जो गलतियां इन्होंने लिखी है। इन्होंने जब मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे तो प्रताप के बारे में कई गलतियां इन्होंने लिखी है कि मानसिंह जो आमेर का नरेश था, ये मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आते हैं, मानसिंह प्रताप से मुलाकात करते हैं। तो महाराणा प्रताप का जो राजकुमार था शक्ति सिंह, और वहाँ एक सैनिक था भीम सिंह डोडिया जो बड़ा तेवर वाला था, बड़ा खूंखार व्यक्ति था। हल्दी घाटी के युद्ध में वीरगति पाई उस भीम सिंह डोडिया ने। तो कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि मान सिंह जब शाम को खाना खाने के लिए बैठते हैं तो राणा प्रताप को बुलाते हैं। वो पूछते हैं अमर सिंह जी ने कि भाई राणा प्रताप क्यों नहीं आए। तो वो भीम सिंह डोडिया जो है वो कटाक्ष कर देता है कि राणा ऐसे लोगों से भोजन नहीं करता जिनके शरीर से गुलामी की बदबू आती हो। और यहाँ तक कर्नल टोड ने लिखा है कि मान सिंह जब भोजन करके उठ जाता है तो उस जगह को, उस रेत को खुदवा करके बाहर फेंका जाता है मेवाड़ से, और उस जूठन को भी मेवाड़ के बाहर फेंका जाता है कि ये गुलामों की जूठन है। ऐसा चटपटा इतिहास इन्होंने लिखा। अच्छा, हल्दी घाटी के युद्ध का इतना बड़ा झूठ इन्होंने लिख दिया। इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में लिखा कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के जो भाई थे शक्ति सिंह, इन्होंने अकबर की ओर से युद्ध लड़ा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। शक्ति सिंह अकबर के दरबार में गए, लेकिन वो अपने पिता के काल में गए, और वो शक्ति सिंह वापस पिता के काल में ही मेवाड़ आ गए। 1556-57 में 1567-68 में जब अकबर आक्रमण करता है मेवाड़ पर, तो उस समय आक्रमण से पहले शक्ति सिंह को अकबर कहता है कि भाई तेरे पिता पर आक्रमण करूं तो तू क्या करेगा। तो शक्ति सिंह रातों रात वहां से अकबर से आ जाता है और अपने पिता को आगाह कर देता है कि अकबर जो वो मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। तभी तो उदय सिंह जी को मौका मिल गया। वो कुछ सैनिक मेवाड़ छोड़ करके रह जाते हैं, बाकी को गिरवा के जंगलों में ले जाते हैं। ठीक है, अकबर के चले जाने पर वापस साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो शक्ति सिंह हल्दी घाटी के युद्ध में युद्ध ही नहीं करता है। इन्होंने जो सबसे बड़ी झूठ लिखी है वो ये है कि जब शक्ति सिंह, राणा प्रताप जब नाला पार कर रहे थे तो चेतक जब वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो शक्ति सिंह अपना घोड़ा लेकर के आते हैं, वो नीले घोड़े रा अश्वार। ठीक है, वो आवाज़ लगाते हैं, शक्ति सिंह राणा प्रताप से मिलते हैं और शक्ति सिंह अपना घोड़ा हुंकार जो घोड़ा था ये राणा प्रताप को भेंट करते हैं। ठीक है, और भेंट करके राणा प्रताप की सुरक्षा करते हैं। वापस जब वो मुगलों के कैंप में गए तो अकबर का बेटा सलीम जो था, जहांगीर जो था, ये शक्ति सिंह से पूछता है कि भाई तेरा घोड़ा कहाँ है। तो शक्ति सिंह पहले तो कहता है कि भाई राणा ने घोड़े को भी लूट लिया, घोड़े को भी छीन लिया, और मेरे साथ में जो मुगल सैनिक थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया। तो फिर जहांगीर कहता है कि नहीं तू सच बता, तुझे माफ़ कर दूंगा मैं। ठीक है, वास्तविकता में बता कि क्या हुआ। तब शक्ति सिंह जो वो हंस करके कहता है कि साहब बड़े भाई थे, संकट की स्थिति में थे, तो मैंने उनको अपना घोड़ा जो वो भेंट कर दिया। अब साहब इसमें सत्यता कितनी है मैं आपको बता दूं। हल्दी घाटी की लड़ाई जब हुई उस समय जहांगीर सलीम जो था ये मात्र 6 साल का था।
अब 6 साल का बालक, वो भी राजकुमार, मुगलों का राजकुमार, युद्ध में नहीं आता था। 6 साल का बालक आ भी जाए तो वो ऐसी बातें नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने ऐसी बातें फेंक दी, ऐसी ऐसी बातें कर दी उन्होंने, ठीक है। तो चटपटे इतिहासकार है, इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र थे। तो कर्नल जेम्स टोड अपने राजस्थान के इतिहास लेखन का कार्य करने वाले महत्वपूर्ण नाम है, इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने राजस्थान का नाम ही इन्होंने राजस्थान रखा है, इन्होंने ही दिया है, ठीक है। चलिए, कर्नल जेम्स टोड के बाद में अगले आधुनिक साहित्यकार पे चर्चा कर लेते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण आधुनिक साहित्यकार है राजस्थान का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है, मारवाड़ के ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी रचनाओं को नोबेल पुरस्कार समिति तक पहुंचाया, जिनकी कहानियों पर बनी फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, और आधुनिक साहित्य में जिन्होंने राजस्थानी साहित्य को 4 चांद लगाने का कार्य किया, वो है महान शख्सियत, महान साहित्यकार विजयदान देथा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, विजयदान देथा। आधुनिक साहित्यकार राजस्थान के विजयदान देथा, स्वर्गीय विजयदान देथा। विजयदान जी देथा का जन्म हुआ बोरुंदा में, और बोरुंदा है आपके जोधपुर में। बोरुंदा कहाँ पर है? तो बोरुंदा है आपके जोधपुर में। विजयदान देथा का जन्म कहाँ पर हुआ? बोरुंदा में। बोरुंदा में ही एक संस्थान है जिसका नाम है रूपायन संस्थान, एक साहित्यिक संस्थान है ये, रूपायन संस्थान। कई बार पूछ लिया जाता है रूपायन संस्थान के बारे में। रूपायन संस्थान कहाँ पर है तो आपको ध्यान रखना है, रूपायन संस्थान है बोरुंदा जोधपुर में, और इसकी स्थापना की थी संस्थापक स्वर्गीय कोमल कोठारी ने, कोमल कोठारी ने। राजस्थान की लोक कला और साहित्य के संरक्षण के लिए यह संस्थान लोकप्रिय है। राजस्थान की लोक कलाओं को और साहित्य को संजो करके और संरक्षित करने का कार्य जो है वो इस संस्थान के द्वारा किया जाता है, ठीक है। विजयदान जी देथा की रचनाओं को प्रकाशित करने का कार्य इसी संस्थान के द्वारा किया गया था, ठीक है। विजयदान जी देथा आधुनिक साहित्यकार हैं राजस्थान के, और आधुनिक साहित्य में इनकी बड़ी उपलब्धि है, इसलिए विजयदान जी देथा जो है इन्हें कहा जाता है राजस्थान का शेक्सपियर। विजयदान जी देथा को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है राजस्थान का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो महान साहित्यकार कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम जिन्होंने लिखा। कालिदास जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है, उसी कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। विलियम शेक्सपियर जो अंग्रेजी के बहुत बड़े नाम हुए, जिनकी प्रसिद्ध रचना हैमलेट है, ठीक है, उसी भांति अपने राजस्थानी साहित्य के महान शख्सियत थे विजयदान देथा, इसलिए इनको राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। विजयदान देथा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बातारी फुलवारी। विजयदान देथा की सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विजयदान देथा की प्रमुख रचना है बातारी फुलवारी, ठीक है। बातारी फुलवारी में टोटल 14 खंड है। बातारी फुलवारी में कुल कितने खंड हैं? 14 खंड है। इसका जो 10वां खंड है, इस 10वें खंड को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10वां खंड जो है
इस 10वें खंड को साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बातारी फुलवारी कई बार पूछी जाती है। बातारी फुलवारी सबसे इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, विजयदान देथा की प्रमुख रचना है। कुल कितने खंड है इसमें? 14 खंड है। शुरुआत में 10 खंड थे और 10वें खंड को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, बाद में 4 खंड और जोड़े गए। वर्तमान में कुल 14 खंड है बातारी फुलवारी में, और यही नाम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? तो विजयदान देथा की प्रमुख रचना है। ठीक है, बातारी फुलवारी के अलावा इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे इनकी एक रचना है चतुर चौधरायन। एक रचना है इनकी अड़ेखू हिटलर, अड़ेखू हिटलर। एक रचना है इनकी तीडोराव, तीडोराव। ठीक है, ये विजयदान देथा की महत्वपूर्ण रचना। कई बॉलीवुड की फिल्में इनकी रचनाओं पर, इनकी कहानियों पर आधारित है। जैसे शाहरुख खान की एक फिल्म है पहेली, दुविधा, चरणदास चोर, ये सारी बॉलीवुड फिल्में जो है वो विजयदान देथा की कहानियों पर आधारित हैं। ठीक है, तो आधुनिक साहित्यकारों में विजयदान देथा जी का बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इनकी रचनाएं बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना आप लोगों को ध्यान रखनी है, कौन सी है? बातारी फुलवारी है। ठीक है, विजयदान देथा के बाद में अगले जो आधुनिक साहित्यकार है, यह है आपके राजस्थान के साहित्यकार, और साहित्यकार के साथ साथ एक क्रांतिकारी भी है, जिनका नाम है केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ एक ऐसा नाम, एक ऐसा परिवार जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए पूरे के पूरे परिवार का बलिदान दिया। भारत के इतिहास में 2 ऐसे परिवार आते हैं जिन्होंने लड़ते हुए पूरे के पूरे परिवार का बलिदान दिया। एक ऐसा परिवार जो गुरु गोविंद सिंह का परिवार था, जिसने मुगलों से लड़ते हुए पूर्ण रूप से बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह के परिवार की अगर हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। जो 2 पुत्र थे वो औरंगजेब से सरहिंद की लड़ाई लड़ते हुए वीरगति पाते हैं, और 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो थे, इनको औरंगजेब का सेनापति जिंदा गिरफ्तार करता है, और गिरफ्तार करके इनको कहा जाता है कि इस्लाम कबूल करना है। तो उन्होंने कहा कि हम दशमेश की संतान है, गुरु गोविंद सिंह के संतान है, हम किसी धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते, हमारा धर्म जो है वो सिख धर्म है, और इस्लाम तो कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तो जब वो इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं तो उनको जिंदा दफना दिया, जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। ऐसे परिवार के लोग थे गुरु गोविंद सिंह, इसलिए उनको सर्वस्व दाता कहा जाता है। खुद गुरु गोविंद सिंह मुगलों के पठान, गुल खां पठान से लड़ते हुए नांदेड़ नामक स्थान पर महाराष्ट्र में वीरगति प्राप्त होते हैं। तो जिस भांति गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देता है, वैसे ही अपने राजस्थान का शाहपुरा, जो भीलवाड़ा क्षेत्र में है, भीलवाड़ा जिले में है, जो शाहपुरा रियासत है, इस शाहपुरा रियासत में एक गांव है देवपुरा। यहाँ का जो बारठ परिवार है, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, ठीक है, इसी वंश में वो प्रताप सिंह बारठ हुआ, जिसको बरेली के जेलर क्लीवलैंड द्वारा अत्यधिक यातनाएं देने के बावजूद भी इन्होंने जो है वो षड्यंत्र के बारे में नहीं बताया। लॉर्ड क्लीवलैंड उनको इमोशनल ब्लैकमेल करता है और वो कहता है कि प्रताप, तेरी माँ जेल के बाहर खड़ी है और वो रो रही है, तुझसे मिलना चाहती, तू सच सच बता दे कि तेरे साथ में और कौन कौन क्रांतिकारी थे। तो वो प्रताप लॉर्ड क्लीवलैंड को जवाब देता है कि मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए हिंदुस्तान की हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। ऐसे क्रांतिकारी इस परिवार में जन्मते हैं, ठीक है। तो देवपुरा जो है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। देवपुरा शाहपुरा रियासत का एक कस्बा है, भीलवाड़ा जिले में है ये। और ये जो पूरा का पूरा परिवार है, जोरावर सिंह, केसरी सिंह और प्रताप सिंह, इनके तो दामाद तक अंग्रेजों ने इनके दामाद को भी फांसी की सजा सुनाई। पूरा का पूरा परिवार जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में, देश को आज़ाद कराने में भाग लेने के कारण इनको जो है वो बलिदान देना पड़ता है।
ठीक है, इसलिए इनके परिवार को सर्वस्व दाता कहा जाता है, सर्वस्व दाता। ऐसा परिवार जिन्होंने सारा जो है वो दान दे दिया, सब कुछ जो है वो देश के लिए कुर्बानी दी। ठीक है, केसरी सिंह बारट की साहित्यिक उपलब्धियां देख लेते हैं हम। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है जो एग्जाम में पूछी जाती है? तो इनकी रचनाओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है चेतावनीरा चुंगट्या, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो है चेतावनीरा चुंगट्या। केसरी सिंह बारट की सबसे महत्वपूर्ण रचना है चेतावनीरा चुंगट्या, और यही हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चेतावनीरा चुंगट्या किसने लिखा? तो आपको ध्यान रखना केसरी सिंह बारट ने लिखा। अब ये कोई किताब नहीं है, चेतावनीरा चुंगट्या एक तरह से एक पत्र था। ठीक है, जिसमें कुल 13 सोरठे थे। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, चेतावनीरा चुंगट्या में कुल कितने सोरठे हैं? तो आपको ध्यान रखना है 13 सोरठों का एक पत्र था। क्यों लिखा गया इसका एक थोड़ा सा कारण मैं आपको बता देता हूँ, इतिहास में लेकर के चलता हूँ। ये जब चेतावनीरा चुंगट्या लिखा गया उस समय मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा थे कौन? फतेह सिंह। और इस फतेह सिंह के शासनकाल में दिल्ली का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। इस लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। कौन सा दरबार लगाया था? दिल्ली दरबार। जैसे अकबर ने नागौर दरबार लगाया था 1570 में, वैसे ही अंग्रेजों ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। और इस दिल्ली दरबार में भारत के सभी शासकों को न्योता दिया जाता है, भारत के सभी राजाओं को बुलाया जाता है। और इस दिल्ली दरबार में बुलाने का एक ही कारण था, जो जो राजा इस दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए, इसका मतलब वो अंग्रेजों के गुलाम हों, इसका मतलब उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, तो मेवाड़ जो दुनिया की सबसे गौरवशाली रियासत थी, जिसके राजाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता था, मेवाड़ की रियासत को भी न्योता दिया जाता है, बुलाया जाता है। और मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा थे फतेह सिंह जी। ये फतेह सिंह जी दिल्ली दरबार में जाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि जो दिल्ली दरबार में गए अंग्रेजों ने उनको एक उपाधि दी थी, सितार ए हिंद की उपाधि। कौन सी उपाधि दी थी? सितार ए हिंद की उपाधि। तो ये लालच करने के लिए चले जाते हैं कि मुझे अंग्रेजों को द्वारा एक ये उपाधि दी जाएगी, सितार ए हिंद की उपाधि से नवाजा जाएगा मुझे। तो महाराणा फतेह सिंह जी दिल्ली चले जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। उसी समय एक पत्र उनके हाथ में थमाया जाता है, जिसको पढ़ने के बाद में महाराणा फतेह सिंह जी जो है वो दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होते। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी साहित्यकार ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? तो वो क्रांतिकारी साहित्यकार थे केसरी सिंह बारट। उस चेतावनीरा चुंगट्या के माध्यम से उन्होंने लिखा, केसरी सिंह बारट ने लिखा कि ओ फतेह सिंह जद फर्ज भूल दिल्ली जावन तैयार हुयो, ओ फतेह सिंह जद फर्ज भूल दिल्ली जावन तैयार हुयो, हिंदुआ सूरज ने मेल उठे तारो लावन तैयार हुयो। हे महाराणा, आप अपना फर्ज भूल करके दिल्ली तो जा रहे हो, लेकिन आप सोचो एक सितार, एक तारे की उपाधि को लाने के लिए आप अपने हिंदुआ सूरज की उपाधि को गुलाम करके आ रहे हो। सूरज की उपाधि तो गिरवी रख करके आ रहे हो और उसके बदले तारे की उपाधि लेकर के आ रहे हो। इसमें फायदा है कि नुकसान है? तो महाराणा उसी समय दिल्ली दरबार में नहीं उपस्थित होते और वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो इसलिए ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। चेतावनीरा चुंगट्या मेवाड़ के किस शासक को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखा गया था? फतेह सिंह को। किसके द्वारा लिखा गया था? केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चेतावनीरा चुंगट्या के अलावा इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? तो इन्होंने लिखा रूठी रानी चरित्रम। रूठी रानी चरित्रम, रूठी रानी इतिहास में आप लोगों ने सुनी होगी। उमा देव, जैसलमेर की भटियाणी रानी, जो मालदेव की पत्नी थी, जिसने जीवन भर मालदेव का मुख नहीं देखा। ठीक है, मालदेव जब रूठी रानी से मिलने के लिए जाता है पहली बार, तो उस समय मालदेव जो है वो दासी के साथ में प्रेम कर रहा था। तो रूठी रानी जो है वो मालदेव को नकारा कह देती है कि तू मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, और जीवन भर तारागढ़ के किले में रही। इतिहास में इसी कारण ये रूठी रानी कहलाई। ठीक है, उसको मनाने के लिए जब लेकर के आते हैं ईश्वरदास जी बारट, तो आशा बारट के माध्यम से एक दोहा रूठी रानी तक पहुंचाया जाता है कि मान रखे तो पीऊ तज पीऊ रखे तज मान, दो गयंदन बंदनीर एक खम्भ एक ठान। और उसको सुन करके वापस रूठी रानी चली जाती है।
ठीक है। तो रूठी रानी का नाम कई बार पूछा गया है। वास्तविक नाम उमादेव था, जो जैसलमेर की भाटी राजवंश की राजकुमारी थी, जिसका विवाह मालदेव के साथ में हुआ, लेकिन जीवन भर अपने पति का मुख नहीं देखा। मालदेव की मृत्यु के बाद में ये अपने पति के साथ में सती होती है, ठीक है। उसी रूठी रानी पर इन्होंने पुस्तक लिखी, रूठी रानी चरित्र। इसके अलावा इनकी दूसरी जो प्रसिद्ध रचना है वो है आपके प्रताप चरित्र। एक है इनकी रचना दुर्गादास चरित्र। ये प्रमुख रचना है केसरी सिंह बार्ट की। दुर्गादास राठौड़, जिसको मारवाड़ का अणविद्या मोती कहते हैं, राठौड़ों का यूलिसेस जिसको कहा जाता है ना। दुर्गादास राठौड़ वही है जिनके प्रयासों से अजीत सिंह मारवाड़ के शासक बन पाए, ठीक है। 8 पहर 64 घड़ीर घुड़ले ऊपर वास, 8 पहर 64 घड़ीर घुड़ले ऊपर वास, सेल अणीसों सेकतोर बाटी दुर्गादास। ऐसे महान प्रसिद्ध सैनिक जो हमेशा सैनिक की भांति, हमेशा एक योद्धा की भांति शस्त्र सहित घोड़े पर बैठ करके औरंगजेब से लड़ने की प्रतीक्षा करते थे, ठीक है। उसी दुर्गादास राठौड़ को फिर अजीत सिंह जब राजा बन जाते हैं तो फिर देश निकाला देते हैं, ठीक है। इसीलिए अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा जाता है, ठीक है। और फिर दुर्गादास अपने जीवन का अंतिम समय जो है वो उज्जैन में बिताते हैं। वहीं पर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु होती है, वहीं पर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है, ठीक है। तो मारवाड़ के किंग मेकर रहे थे दुर्गादास। तो इन पर इन्होंने रचनाएं लिखी, रूठी रानी चरित्र, प्रताप चरित्र और दुर्गादास चरित्र। ये केसरी सिंह बार्ट की महत्वपूर्ण रचना है। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो है चेतावनी रा चूंटिया, जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण रचना। तो ये आज हमने कुछ आधुनिक साहित्यकार पढ़े। शेष जो आधुनिक साहित्यकार है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।